गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। एंड फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, चैप्टर सेकंड, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बट अगर आपको थोड़ी आवाज़ वगैरह सुनाई दे रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है एंड लाइटनिंग भी हो रही है। तो प्लीज़ अगर कुछ नॉइस आएगा तो प्लीज़ इग्नोर दैट, ओके, एंड फोकस ऑन द चैप्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा warfare for wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region, right? ये जितनी भी डायनेस्टीज थी ये एक स्पेसिफिक रीजन में ही थी, बट ये क्या करते थे एट द सेम टाइम, ये क्या करते थे, बाकी एरियाज़ को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते थे, राइट? अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एरिया था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एंड दिस एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। ठीक है, जो गंगा वैली थी, गंगा घाटी थी कन्नौज की, उसका ये क्या था, उस एरिया को ये बहुत ज़्यादा कैप्चर करना चाहते थे, सब उस पर अपना कब्जा करना चाहते थे। सो रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए इन सब ने आपस में लड़ाई लड़ी थी, बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज, राइट? इस कॉन्फ्लिक्ट में कितनी पार्टीज थी? 3। गुर्जरा प्रतिहारास नंबर 1, नंबर 2 राष्ट्रकूटास एंड नंबर 3 पाला डायनेस्टीज। तो इन सब ने जो है कंट्रोल करने की कोशिश की थी कन्नौज को। 3 पार्टीज थी, इस वजह से इसको क्या बोला गया? 3 पार्टीज स्ट्रगल भी बोला गया है। हिस्टोरियंस ने इसको क्या बोला? 3 पार्टी स्ट्रगल। ये एनसीईआरटी की बुक में पीछे इसका क्वेश्चन भी दिया गया है, राइट? बच्चे, जैसे कि हमने ये देखा कि ये जो लोग, अब जैसे कि हम बात कर रही थी कि ये क्या करते थे, किसी स्पेसिफिक एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। जब ये किसी एरिया को कंट्रोल कर लेते थे तो वहाँ से डेफिनेटली ये टैक्स भी कलेक्ट करते थे और अपने इनकी जो बाउंड्रीज थी वो भी एक्सटेंड हो जाती थी। एंड उस टाइम पे रूलर्स क्या करते थे, अपनी पावर्स को दिखाने के लिए ये क्या करते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, लार्ज टेम्पल्स बनाते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स ये बनाते थे, ठीक है? एंड जो टेम्पल्स होते थे, जब ये अटैक करते थे ना, ये दूसरों के टेम्पल्स पे मतलब मेन फोकस रहता था इनका, टारगेट करते थे टेम्पल्स को, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था उस टाइम, जो टारगेट्स थे, जो उनके टेम्पल्स होते थे वो एक्सट्रीमली रिच होते थे, ठीक है? मतलब आपने पढ़ा है चैप्टर में भी कि टेम्पल्स के आसपास ही बाकी का जो एरिया होता था, बाकी के जो टाउन के इंपॉर्टेंट काम होते थे वो वहीं पे किए जाते थे। तो इस वजह से क्या था, टेम्पल्स को टारगेट किया जाता है। इसका एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया गया है। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज़ सुल्तान महमूद गजनी ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है? जो सुल्तान महमूद गजनी ऑफ अफ़गानिस्तान है, तो अगर उसका हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो उसने क्या किया था, उसने भी अटैक किया था और ये भी ज़्यादातर क्या करता था, टेम्पल्स के ऊपर ही अटैक करता था, राइट? तो वो क्या करता था, वो भी टेम्पल्स पे ही अटैक करता था। सो ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030, है ना? इतने टाइम तक इसने वहाँ पे क्या किया, रूल किया, एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इन एरियाज़ में इसने कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर हम इसके अटैक्स की बात करते हैं तो इसने ये क्या करता था कि जो भी वेल्दी टेम्पल्स होते थे वहाँ पे अटैक करता था, है ना? इसने हमारे कॉन्टिनेंट को बहुत बार प्लंडर किया, लूट मार की इसने। यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर रहा है गुजरात का, सोमनाथ टेम्पल, जिस पे इसने बहुत बार अटैक किया है, उसको लूटपाट की है, राइट? एंड सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड। ये क्या करता था, जहाँ भी जिन भी लोगों के ऊपर, जिस एरिया में ये जीत हासिल करता था, उन एरिया के लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था। तो इसके लिए इसने क्या किया, अपने साथ एक स्कॉलर को लेके आया जिसका नाम था अल बुरूनी, ठीक है? उसने एक बुक लिखी है, अरेबिक वर्क है ये, एंड इट इज़ नोन एज किताब उल हिंद। क्या नाम है इसका? किताब उल हिंद, ओके?
तो ये जो किताब उल हिंद है, इसमें क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है उस एरिया की जहाँ पे वो रूल करता था। महमूद गजनी के बारे में उसने सारा कुछ बताया है। इसी की तरह ही बहुत से किंग जो थे वो वॉरफेयर में इंक्लूडेड थे। चाहमान जो बाद में जिनको हम चौहान कहते हैं, राइट, जिन्होंने कहाँ पे रूल किया था, दिल्ली एंड अजमेर, ठीक है, दिल्ली एंड अजमेर में किया था। इन्होंने भी अपने एरियाज़ को एक्सटेंड करने की कोशिश की थी, राइट। एंड इनका जो बेस्ट नोन चाहमान रूलर था वो कौन था, पृथ्वीराज थ्री। आपने इसके बारे में टेलीविज़न पे एक सीरियल भी आता था, पृथ्वीराज चौहान, आपने पक्का देखा होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बच्चे। अब नेक्स्ट दिया गया है चोलास के बारे में, अ क्लोजर लुक द चोलास। चोलास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए आप देख सकते हो ये जो रेड कलर का एरिया है यहाँ पे ये चोलास का है, ये शो किया गया है मैप में, ठीक है। तो फ्रॉम उरेयूर टू थंजावुर, यहाँ पे क्या था, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। चोलास पावर में कैसे आए। एक माइनर चीफली फैमिली जो कि नोन एज है, जिसको हम जानते हैं मुतारियार, ठीक है, वो क्या करते थे, उनका जो था, जो कावेरी डेल्टा था उस पर बहुत कंट्रोल था और ये सब ऑर्डिनेट थे टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। कांचीपुरम के जो पल्लवा किंग थे उनके सब ऑर्डिनेट होते थे। अब ये क्या थे, सब ऑर्डिनेट थे पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम के। इनका एक था बिजयाल्या जो कि बिलोंग करते थे एशियन चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरेयूर, ठीक है। किस फैमिली से, चीफली एक चीफ्स की फैमिली थी, ठीक है, एक मुखियों की फैमिली थी, एक बहुत फेमस फैमिली थी एशियन ऑफ द चोलास जो कि उरेयूर के थे, ठीक है। कहाँ के थे, उरेयूर के। उन्होंने क्या किया कि जो मुतारियार था, इससे जो था लगभग मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी में इन्होंने कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया। इन्होंने वहाँ पे क्या किया, टाउन बनाया थंजावुर का और एक टेम्पल बनाया निशुम्भ सूदनी वहाँ पे, ठीक है, माता का एक टेम्पल बनाया निशुम्भ सूदनी। इसके बाद जो है सक्सेसर्स ऑफ द बिजयाला जो थे उन्होंने भी नेबरिंग एरियाज़ को मतलब रीजन्स को कैप्चर कर लिया, जीत हासिल कर ली वहाँ पे और अपने किंगडम को आगे आगे उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह से जो राजा एक थे, ही वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। उनको एक मोस्ट मतलब सबसे पावरफुल जो रूलर था, चोला रूलर था, वो कौन था, राजा 1। and he became king in 985 में and expanded control over most of these areas, ठीक है। इसने क्या किया, बहुत से एरियाज़ में अपना मीन्स कंट्रोल कर लिया था उन एरियाज़ को। राजा के जो सन थे आगे, राजेंद्र 1, ठीक है, इन्होंने भी आगे पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स और डिफरेंट पॉलिसीज़ जो थी इसकी अपने फादर की वही कंटिन्यू की एंड गंगा वैली पे इन्होंने रेड किया था, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी ये लोग जीत हासिल करते थे तो ये क्या करते थे, अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए क्या करते थे, टेम्पल्स बनाते थे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है द बिग टेम्पल ऑफ थंजावुर एंड गंगई कोंडा चोलपुरम। ये जो थे बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्रा, ठीक है, इन्होंने इन टेम्पल्स को बनाया था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला टेम्पल किसने बनाया था, राइट। सो Chola temples often became the nucleus of settlements which grew around them। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो टेम्पल्स होते थे ये बहुत इम्पोर्टेंट होते थे, ठीक है, क्योंकि इसी के आसपास जो होती थी अलग अलग तरह की सेटलमेंट्स होती थी, ठीक है, अलग अलग तरह की सेटलमेंट्स होती थी। एंड ये जो होते थे इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट होते थे और सोशली तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होते थे एंड यू कैन से दैट इमोशनली भी ये इम्पोर्टेंट होते थे, क्योंकि लोगों की धर्म आस्था जो होती थी धर्म के साथ जुड़ी होती थी। और यहाँ पे क्या होता था, हर एक इंसान जो था वो अलग अलग काम में इन्वॉल्व होता था, ठीक है। जैसे कुछ एक जैसे मान लो कि कुछ भी काम है वहाँ का, कोई स्वीपर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई डांसर है, कोई कुक है, मंदिर में सेवा में लगे हुए हैं सारे। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे मीटिंग्स भी होती थी, इकोनॉमिक मीटिंग्स भी होती थी। तभी हमने पढ़ा ना कि जो महमूद गजनी था सुल्तान, वो भी टेम्पल्स पे अटैक करता था। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से टेम्पल पे उसने अटैक किया था, जो कि गुजरात में है, राइट। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं टेम्पल, ये टेम्पल है द गंगई चोलपुरम का टेम्पल, ओके बेटा। ये जो जितने भी
क्राफ्ट्स है ना, इट एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ द ब्रॉन्ज इमेज वाज द मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, इस टाइम की जो ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनती थी ना वो बहुत अच्छे से बनती थी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उस टाइम की मूर्ति है, कितनी पुरानी सेंचुरीज़ की हम बात कर रहे हैं, कितनी फाइन तरीके से इसको बनाया गया है। राइट, ये जो थी ऑलमोस्ट जो चोला ब्रॉन्ज इमेजेस थी, दीज आर कंसिडर्ड अमंगेस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में जो है फाइनेस्ट मूर्तियों में से को एक माना जाता था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ठीक है, सो मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। इन्होंने एग्रीकल्चर में न्यू डेवलपमेंट की थी। हमने कहा था कि द रिवर कावेरी जो है इसकी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटी इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो रिवर कावेरी है बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले इसके जो है अलग अलग चैनल्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ये रिवर कावेरी है तो इसके अलग अलग चैनल्स जो हैं बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको यूज़ किया। जब ये चैनल्स ओवरफ्लो करते थे फ्रीक्वेंटली तो यहाँ से क्या होता था, आपने पढ़ा है ना, इरोजन एंड डिपोजिशन आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो जो मिट्टी होती थी वो फर्टाइल सोइल जो होती थी इसके बैंक्स पे जमा हो जाती थी एंड वाटर जो था इन चैनल्स के थ्रू यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस की कल्टिवेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता था। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation, right? सिर्फ 6th century, 5th और 6th century से ही मतलब ये जो एरिया था लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए ओपन अप किया गया था, फॉरेस्ट क्लियर किए गए थे। ठीक है, लैंड को लेवल्ड किया गया था, डेल्टा रीजन में भी मतलब बहुत अच्छे से खेती बाड़ी की जा रही थी। ओके चिल्ड्रन, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सो यहाँ पे इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर। ठीक है, उस टाइम पे जो सेटलमेंट्स थी पीजेंट्स की उसको क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, क्योंकि अब इरिगेशन अच्छे से की जा रही थी, प्लांट्स को पानी अच्छे से मिल रहा था, पेड़ पौधों को, उनके क्रॉप्स को पानी अच्छे से मिल रहा था। ठीक है, तो जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको उनकी सेटलमेंट्स को उर बोला जाता था। ठीक है, एंड ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। अब ये देखो, ये है उर। ठीक है, उर, ये उर है, ये उर है, ये उर है। ये उर क्या है, पीजेंट्स की सेटलमेंट्स हैं। अब इन सब के ग्रुप्स ऑफ सच विलेज, इन सब लोगों के ग्रुप इकट्ठे मिलके क्या बनाते थे, नाडू बनाते थे। क्या बनाते थे, नाडू बनाते थे। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। इन सब के ग्रुप को हमने नाडू कह दिया। और ये जो नाडू थे ये अलग अलग फंक्शंस करते थे, जस्टिस भी प्रोवाइड करवाते थे, साथ में टैक्स भी कलेक्ट करते थे। अब जो रिच पीजेंट्स ऑफ द बेलाला कास्ट, ठीक है, एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। जो बेलाला कास्ट के जो फार्मर्स थे ना, मतलब बिग रिच पीजेंट्स होते, वो कंट्रोल करते थे इसको नाडू को, और वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको ये लोग क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मुवेद, वेलन, ठीक है, और वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, ठीक है, अरियार, चीफ, ये अलग अलग टाइटल्स दिए थे और आपको ये याद करने हैं टाइटल्स। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे टाइप्स ऑफ लैंड। उस टाइम पे लैंड के क्या टाइप्स थे, तो बच्चों ये आपको याद करना है, ये कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है एंड इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है, राइट ना। सो वेलन बागी, ये लैंड थी जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स प्रॉपर्टी थी। ये ब्रह्मदया, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स को थी। शाला भोगा, जहाँ पे स्कूल बनाए जाते थे। देवादाना, है ना, ये क्या थे, ये लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स थी। पाली चंदम, ये लैंड डोनेटेड थी फॉर द जैन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वी हैव सीन दैट ब्राह्मणस ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि ब्राह्मण्स को किंग क्या करते थे, लैंड ग्रांट्स में दे देते थे, जिसको क्या बोलते थे, ब्राह्मा
There, as a result, large number of Brahmin settlements emerged in the Kaveri Valley as well as in other parts of the South India. ओके अब यहाँ पे देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए. एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम. ठीक है, जो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स थी उसको क्या बोला जाता था? नगरम बोला जाता था. इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरेम्यूर in Chingliputh district, Tamil Nadu provide details of the way in which the Sabha was organized. ये हमने पढ़ा था क्लास 6 में, सभा और समिति के बारे में पढ़ा था. आई होप वो आपको क्लियर होगा सारा ही. तो बच्चों इसके साथ ही हमने इसके बारे में सभा एंड समिति के बारे में क्लास 6 में भी पढ़ा था. तो इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को कंक्लूड कर रही हूँ, फिनिश कर रही हूँ. ये ओवर हो गया है. बट अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्या आपकी क्वेरी है, क्या आपका डाउट है. यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम देयर फॉर यू. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन related to the chapter. Okay, and kindly tell me if you required the video of other chapters, then do mention about the chapter name. Thank you everyone. God bless you all. Kindly like, subscribe, comment and share my channel. Thank you everyone.